नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल केमिकल इंजीनियरिंग पर। हम हीट ट्रांसफर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आप लोगों के लिए आगे की वीडियो और बना सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म। वी डिफाइन हीट ट्रांसफर as the form of energy that can be transferred from one system to another as a result of temperature difference। मतलब जो हमारी हीट है वो एक एनर्जी की तरह काम करती है, यानी कि हीट जो है एक एनर्जी है जिसको कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कब ट्रांसफर कर सकते हैं? जब उन सिस्टम के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। उन दोनों सिस्टम में जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो, सेम टेम्परेचर ना हो। किसी में ज़्यादा टेम्परेचर हो, किसी में कम टेम्परेचर। चलिए आगे शुरू करते हैं। अ थर्मोडायनेमिक एनालिसिस इज कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर एज अ सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर स्टेट। हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स है हमारी वो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर को बताती है, यानी कि कितना हीट ट्रांसफर हुआ है हमारे एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि द साइंस दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ सच एनर्जी ट्रांसफर इज द हीट ट्रांसफर। यानी कि इस तरह की जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम हीट ट्रांसफर कहते हैं। जिस साइंस में the transfer of energy as a heat is always from higher temperature medium to lower temperature one. And heat transfer stops when the two medium reach the same temperature. मतलब हीट एनर्जी जो हमारी ट्रांसफर होगी वो हमेशा ही हायर टेम्परेचर मीडियम से लोअर टेम्परेचर मीडियम की ओर होगी, कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हमेशा ही हीट ट्रांसफर होगी हमारी। When two medium reach the same temperature, और जब हमारे दोनों मीडियम यानी कि हायर टेम्परेचर वाला, उच्च ताप वाला और कम निम्न ताप वाला, जब दोनों ही हमारी वस्तुएं समान टेम्परेचर पर पहुंच जाएंगी, समान ताप पर पहुंच जाएंगी, तब उन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होना स्टॉप हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में उन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि हीट ट्रांसफर कब होगा कि एक वस्तु जिसका कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, दूसरी वस्तु जिसका टेम्परेचर बहुत कम है, यानी कि कम टेम्परेचर है, तो हमारा हीट ट्रांसफर जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा, हाई टेम्परेचर की वस्तु से लो टेम्परेचर की वस्तु की ओर होगा। और कब तक होगा? जब तक होता रहेगा तब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। ये है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर विच इज डिफाइंड as a transmission of energy from one region to another as a result of temperature gradient। temperature gradient मतलब temperature difference take place by the following three mode। यानी कि जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर, या फिर एक ही वस्तु में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उसको ट्रांसफर होने के तीन मोड हैं। यानी कि वो तीन तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। कौन कौन से तरीके हैं ये देखिए। पहला है कंडक्शन, कंडक्शन से ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा है कन्वेक्शन से ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा है रेडिएशन से ट्रांसफर हो सकता है। ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर द एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एंड ऑल मोड आर फ्रॉम हाई टेम्परेचर मीडियम टू द लोअर टेम्परेचर वन। यानी कि ये तीनों के तीनों जितने भी मोड हैं, ये अलग अलग मोड तो हैं, लेकिन इन तीनों के तीनों मोड में एक चीज तो जरूर चाहिए हीट ट्रांसफर होने के लिए, और वो है टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि हीट ट्रांसफर तभी होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस से होगा। निम्न ताप होना चाहिए और एक तरफ उच्च ताप होना चाहिए। फिर चाहे हमारा जो हीट है वो चलकर जाए, उड़कर जाए, चाहे कैसे भी जाए, वो जाएगी तभी, यानी कि ट्रांसफर तभी होगी एक जगह से दूसरी जगह पर जब ताप का डिफरेंस हो, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस हो, तभी ट्रांसफर होगी। हीट ट्रांसमिशन इन मेजॉरिटी ऑफ रियल सिचुएशन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। यानी कि हीट का जो ट्रांसमिशन होता है ज़्यादातर उसमें क्या होता है कि तीनों के तीनों मोड ही यूज होते हैं।
यानी कि कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया और रेडिएशन। हीट ट्रांसफर में ज्यादातर तीनों के तीनों मोड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बस कंडक्शन से ही हो गया हीट ट्रांसफर या फिर सिर्फ कन्वेक्शन से ही हो गया। ज्यादातर किसी भी सिचुएशन में तीनों के तीनों मोड ही यूज होते हैं। द above three modes are similar in that a temperature difference must exist and the heat exchange is in the direction of decreasing temperature. Each method however has different controlling laws. मतलब ये कह रहा है कि जितने भी ऊपर के जो हमारे मेथड है उन सब में पहली बात तो हीट का ट्रांसफर होगा। कब होगा? जब हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ये तो होगा ही होगा, यानी कि हीट ट्रांसफर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। उसके बाद में क्या है कि हीट फिर हमारी जो ट्रांसफर होगी वो डिक्रीजिंग टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगी, यानी कि जो हमारी हीट ट्रांसफर होगी वो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ट्रांसफर होगी। आगे देखते हैं। आगे आ गया कंडक्शन। अब जो तीनों मोड थे उन तीनों मोड में से पहला मोड है कंडक्शन। कंडक्शन के बारे में बात करते हैं। कंडक्शन क्या होता है? देखिए, कंडक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब्सटेंस टू द अनदर पार्ट ऑफ सेम सब्सटेंस फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट विदाउट एप्रिशिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्मिंग इन द सब्सटेंस। मतलब ये है एक सब्सटेंस, तो हीट ट्रांसफर कंडक्शन में एक ही सब्सटेंस में या तो एक पार्ट से दूसरी पार्ट की ओर हो सकता है ना। मान लीजिए एक पार्ट से दूसरी पार्ट की ओर हो सकता है हीट ट्रांसफर। यहां से मान लीजिए आपने हीट का सोर्स दिया, यहां से हीट जल रही है, ये इसको हीट दिया, ये पार्ट गर्म हो गया। अब यहां से लेके हीट का ट्रांसफर इधर की ओर हो सकता है, यानी कि एक ही सब्सटेंस में एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर हीट का ट्रांसफर हो सकता है। फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है। अब यहाँ पर हमने कोई हीट का सोर्स दिया, तो यहाँ पर हीट देने पर एक तो इधर से यहाँ से हीट जो है ट्रांसफर होके इधर की ओर जाएगी, क्योंकि इधर का पार्ट पहले गर्म हो जाएगा। इधर का पार्ट गर्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा, उच्च ताप हो जाएगा यहाँ पे, और इधर जो है निम्न ताप हो जाएगा। जब इधर हमारा निम्न ताप हो जाएगा तो हमारे जो से लेके यहाँ की ओर ट्रांसफर होगी, हीट जो है हमारी यहाँ से लेके इधर की ओर ट्रांसफर होगी, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होगी। लेकिन क्या कह रहा है कि विदाउट अपेयरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मिंग द सब्सटेंस, यानी कि हीट यहाँ से लेके यहाँ पर ट्रांसफर होगी, लेकिन जो इस सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल है वो नहीं हिलेंगे, मतलब कि वो ट्रांसफर नहीं होंगे, वो अपने मॉलिक्यूल जैसे है वैसे ही बने रहेंगे। ठीक है, तभी हीट ट्रांसफर होगी। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको आगे समझेंगे क्या कह रहा है ये। क्या कह रहा है कि इन सॉलिड द हीट इज कंडक्टेड इन द फॉलोइंग टू मैकेनिज्म। सॉलिड में जो है यानी कि ठोसों में दो मैकेनिज्म से हीट हमारी कंडक्ट हो सकती है। पहला है बाय लैटिस वाइब्रेशन और दूसरा है बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्री। पहला है लैटिस वाइब्रेशन से, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए लैटिस वाइब्रेशन क्या होते हैं? मूविंग मॉलिक्यूल्स और एटम इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसफर हीट बाय इम्पैक्ट सम ऑफ देयर एनर्जी टू एडजस्ट। देखिए हमारा कोई सब्सटेंस है, कोई वस्तु है, उस वस्तु में हमारे ये मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज है। ये है एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये है, यानी कि हमारे मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये हमारे जो है इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मूव कर सकते हैं इधर से उधर, बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारे जो है मॉलिक्यूल हैं, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह पर ही रहते हैं, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। ये देखिए लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस वाइब्रेशन में क्या है कि जो हमारे ये मॉलिक्यूल हैं, ये हमारे जो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल रहेंगे तो अपनी ही जगह पर, ये मॉलिक्यूल अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपनी ही जगह पर ये वाइब्रेट करेंगे, यानी कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ यूं करके ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, और ये मॉलिक्यूल यूं करके ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, और ये मॉलिक्यूल अपनी ही जगह से ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा।
तो यानी कि ये अपनी ही जगह पर होके ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करते रहेंगे। तो जब ये वाइब्रेट करेंगे तो फिर एक दूसरे से यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पर टकराएंगे। जब एक दूसरे से यहाँ पर टकराएंगे तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और हीट भी ट्रांसफर करेंगे। इस वाइब्रेशन के दौरान ही ये मॉलिक्यूल जो है अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, हीट ट्रांसफर करेंगे। यानी कि ये मोमेंटम होगा, यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल के टकराने पर यहाँ पर होगा मोमेंटम, जिससे कि एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो पहला एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफर होगी, इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि हीट जो है हमारी इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगी, जिसको कि लैटिस वाइब्रेशन बोलते हैं। लैटिस वाइब्रेशन आ गया समझ में? क्या है कि द फास्टेस्ट मूविंग मॉलिक्यूल और एटम इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसफर हीट बाय द इम्पैक्ट ऑफ सम ऑफ देयर एनर्जी टू द एडजस्टेड मॉलिक्यूल, है ना। यानी कि जो हमारे लैटिस वाइब्रेशन में जो हमारे मॉलिक्यूल है, मान लीजिए यहाँ पर है, हमने अब इस पार्ट को यहाँ पर हीट कर दिया, इस पार्ट को हमने यहाँ पर गर्म किया। जब हम यहाँ पर इस पार्ट को गर्म करेंगे तो इधर के जो मॉलिक्यूल हैं ये जो है मतलब इनका जो टेम्परेचर हो ज़्यादा हो जाएगा यहाँ के टेम्परेचर के कंपैरिजन में, है ना। जब यहाँ के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये धीरे धीरे जब इम्पैक्ट करेंगे, इसको इम्पैक्ट मारेंगे तो इधर जाएंगे, इम्पैक्ट करते करते, है ना, मोमेंटम की वजह से इधर की ओर हीट ट्रांसफर करते जाएंगे। लेकिन कैसे ट्रांसफर होगा वो हीट? मॉलिक्यूल चलकर नहीं जाएंगे, मॉलिक्यूल अपनी जगह पर रहेंगे, वो मोमेंटम करेंगे। यानी कि इम्पैक्ट करेंगे अपने बगल वाले मॉलिक्यूल पे, यानी कि ये रहेगा यहीं पे, ये बस वाइब्रेशन करेगा, इसी जगह पर रहकर इस तरह से वाइब्रेशन करेगा और ये भी इस तरह से वाइब्रेशन करेगा। यानी कि जब एनर्जी मिलेगी इसे, तो मतलब हीट मिलेगी तो इसकी एनर्जी हाई होगी, एनर्जी हाई होगी तो इसका जो है वाइब्रेशन तेज हो जाएगा। तो जो है वाइब्रेशन करके इसको इम्पैक्ट करेगा, मोमेंटम क्रिएट करेगा और फिर एनर्जी मिलेगी। फिर जब इसको एनर्जी मिलेगी ये भी वाइब्रेशन करके इसको एनर्जी मतलब कि इसको इम्पैक्ट देगा। अब इसको इम्पैक्ट देगा, फिर इसको भी एनर्जी मिलेगी, ये भी वाइब्रेशन करेगा, इसको वाइब्रेशन करेगा, फिर ये एनर्जी देगा। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक धीरे धीरे मोमेंटम के जरिए एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती रहेगी। यानी कि इतना समझ में आता है। अब अगला देखते हैं। लैटिस वाइब्रेशन तो समझ में आ गया, इतना ही है। आगे क्या है कि बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल के नीचे जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उसमें, अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड द एनर्जी फ्लक्स in the direction of decreasing temperature for metal, especially good electrical conductor. The electronic mechanism is responsible for the major portion of the heat flux except low temperature. वो तभी अच्छे से ट्रांसफर हो पाएगा जब हमारी जो वस्तु है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले देखा था, जब हम यहाँ पर इसको हीट करेंगे, इस पोर्शन को, ये हमारा वस्तु है, वस्तु के इस पोर्शन को हम हीट करेंगे, ठोस है, तो ठोस के इस पोर्शन को हीट करने पर हमारे इधर के जो मॉलिक्यूल हैं वो हीट हो जाएंगे पहले, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी हीट हो जाएंगे, मतलब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। पर अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते जाएंगे एनर्जी हाई होती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एज अ फ्लक्स मूव करते जाएंगे इधर से लेकर, यानी कि हाई टेम्परेचर से लेकर लो टेम्परेचर की ओर। हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। इन केस ऑफ गैसेस द मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इज सिंपल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जो हमारी गैसेस होती हैं, गैसेस में काफी सिंपल होता है कंडक्शन। सिंपल क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं गैसेस में वो काफी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। ठोसों में हमारे मॉलिक्यूल काफी पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े कम पास होते हैं, लेकिन गैसेस में जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर, यानी कि उनको थोड़ी सी हीट देने पर, थोड़ा सा उनका टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो फिर उनकी जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो बहुत ही बढ़ जाती है। ये लिख रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जो हमारे टेम्परेचर हाई करने पर
उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और टेम्परेचर लो करने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल आर कंटिन्यूअस रैंडम मोशन एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मोमेंटम। यानी कि ये जो हमारे गैसेस में जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इधर उधर रैंडमली मोशन करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और जब एक दूसरे से जैसे ही टकराएंगे तो अपनी एनर्जी भी ट्रांसफर करेंगे, यानी कि एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं एक दूसरे से टकरा के। उसमें क्या था, वो तो लेटेस्ट वाइब्रेशन में टकराते हैं कि अपनी जगह पर रहते रहते ही टकराते हैं। लेकिन गैसेस में क्या है, मॉलिक्यूल इधर उधर रैंडम मूव करते रहते हैं और कहीं पर भी एक दूसरे से टकराते हैं। When a molecule from the high temperature region collides with the molecule from low temperature region loses energy by the collision। और वही कहानी यहाँ पर भी है कि जब हमारे गैस में मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर रीजन यानी कि हाई टेम्परेचर वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लो टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल से जब टकराते हैं, यानी कि उच्च ताप वाले मॉलिक्यूल जो हमारे होते हैं वो लो ताप वाले कम ताप वाले मॉलिक्यूल से जब टकराते हैं तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, यानी कि अपनी हीट ट्रांसफर करेंगे। हाई टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल से लो टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल की ओर हीट ट्रांसफर कर देंगे। द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर नियरर दैट ऑफ द गैसेस इन अ लिक्विड। लिक्विड की बात करें तो इन अ लिक्विड द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर नियरर टू द गैसेस, यानी कि लिक्विड में भी जो है इसी तरह से रैंडम मोशन होता है। सिर्फ सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल एक अपनी जगह पर रहते हैं, ठीक है, सॉलिड में मॉलिक्यूल यहाँ अपनी जगह पर हैं, तो अब ये क्या है, अपनी जगह पर ही वाइब्रेशन करेंगे। लेकिन लिक्विड में क्या रहता है, लिक्विड और गैसेस में अपनी जगह पर तो रहते नहीं है, इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर, है ना, कोई उनकी जगह फिक्स नहीं होती, अपना फ्रीली मूव करते हैं मॉलिक्यूल और एक दूसरे से इंपैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे टकराते रहते हैं। और हाई टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल जो होता है जब निम्न टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल से टकराता है तो अपनी एनर्जी जो है उसको ट्रांसफर कर देता है, और यानी कि अपना टेम्परेचर जो अपनी हीट जो है उसको ट्रांसफर कर देता है। फिर हाउ एवर द मॉलिक्यूल आर क्लोजली स्पेस्ड एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम इनटू द प्ले। मॉलिक्यूल होते हैं, ये दो जो मॉलिक्यूल हैं ये अगर थोड़ा सा पास है, जब ये पास होते हैं तो फिर इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कुछ इंटरनल फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ये जो है अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है। तो ये इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है ये भी वर्क करता है, ये गैसेस में भी वर्क करता है, लिक्विड में भी वर्क करता है। आशा करता हूँ कंडक्शन यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे और भी एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हम और समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल कि कोई तार है, अब इस तार के एक सिरे को गर्म किया जा रहा है। जब इस तार के एक सिरे को गर्म किया जा रहा है मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और ठोस में कैसे होता है कि मॉलिक्यूल रहेंगे तो अपनी ही जगह पर, है ना, मॉलिक्यूल अपनी जगह पर रहेंगे लेकिन ये वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। जब वाइब्रेशन रहेगा यानी कि लेटेस्ट वाइब्रेशन करेंगे तो जिससे कि जैसे जैसे यहाँ पर ट्रांसफर एनर्जी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, यानी कि हम जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर देंगे, इसको गर्म करते जाएंगे तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तापमान ज़्यादा बढ़ता जाएगा और इनकी जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो भी काफ़ी तेज हो जाएगी। तो अब जब वाइब्रेशन एनर्जी तेज हो जाएगी तो ये अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल को, यानी कि अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को, जो कि ये बगल वाला मॉलिक्यूल जिसकी की एनर्जी इस मॉलिक्यूल से कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर तो पहले इसको मिला है ना, तो इसका तापमान ज़्यादा होगा, इसका तापमान कम होगा। तो जब ये इससे इम्पैक्ट करेगा तो ये अपनी एनर्जी जो है इस बगल वाले मॉलिक्यूल को, यानी कि उच्च ताप वाला जो मॉलिक्यूल है निम्न ताप वाले मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह से जब इसको कुछ हीट मिल जाएगी यहाँ पे, यानी कि इसका अब एनर्जी ज़्यादा हो गई, यानी कि इसका तापमान ज़्यादा हो गया। जब इसका हो गया तो ये फिर अपने बगल वाले निम्न मॉलिक्यूल जिसका टेम्परेचर कम है उस पर इम्पैक्ट डाल के उसको एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। फिर जब इसका ज़्यादा हो जाएगा तो ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन के जरिए इम्पैक्ट करके उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ट्रांसफ़र होता रहेगा। मॉलिक्यूल का हो गया। और ये जो दिखा रहे हैं ये देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यानी कि
क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं ट्रांसफर होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली रहेंगे और एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेंगे और ये जो है मूव करके एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। दूसरा कन्वेक्शन, आइए कन्वेक्शन भी देखते हैं। कन्वेक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन अ फ्लक्स बाय मिक्सिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ द फ्लूइड विद अनदर। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर तब होती है जब फ्लूइड के एक पोर्शन में दूसरे पोर्शन को मिक्स किया जाता है, यानी कि convection is possible only in the fluid medium and is directly linked with the transport of medium itself। यानी कि जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्लूइड मीडियम में ही होता है, ठीक है, ट्रांसफर होता है। कंडक्शन में क्या होता था, कंडक्शन में हमारे जो मॉलिक्यूल थे वो ट्रांसफर नहीं होते थे, वो अपनी जगह पर थे, यानी कि जो ठोसों में जो हमारे मॉलिक्यूल थे अपनी जगह पर थे। लेकिन फ्लूइड में क्या होता है, लिक्विड में और गैसेस में, लिक्विड में और गैसेस में क्या होगा कि हमारा जो मीडियम है, यानी कि हमारे जो मॉलिक्यूल है वो खुद ही ट्रांसफर होंगे, है ना। कन्वेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स द मैक्रो फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर सिंस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड मूविंग इन स्पेस कॉज ऑफ द हीट एक्सचेंज। मैक्रो फॉर्म मतलब माइक्रो में होता है छोटा और मैक्रो में होता है बड़ा। तो यानी कि मैक्रो मतलब एक बड़े फॉर्म में इसमें हीट ट्रांसफर होता है, यानी कि एक बल्क में हीट ट्रांसफर होता है, इकट्ठे हीट ट्रांसफर होता है। अब सॉलिड में क्या था, सॉलिड में तो मॉलिक्यूल थे वो आपस में वाइब्रेट करते थे तब हमारा हीट ट्रांसफर होता था, यानी कि हीट ट्रांसफर बहुत ही छोटे लेवल पे हो रहा था, माइक्रो लेवल पे हो रहा था। लेकिन लिक्विड में क्या है, लिक्विड और गैसेस में क्या है कि इसमें मॉलिक्यूल हीट नहीं ट्रांसफर करेंगे, मॉलिक्यूल पूरा का पूरा जो बंच होगा हमारा, यानी कि पूरा का पूरा जो गर्म पोर्शन होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठंडा पोर्शन होगा उसको रिप्लेस कर देगा, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर पूरा का पूरा बल्क मोशन होगा, मतलब गैसेस और लिक्विड का। अब देखेंगे आगे भी, तो फिर क्या है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन डिपेंड्स लार्जली अपॉन द मिक्सिंग मोशन ऑफ द फ्लूइड। यानी कि जो हीट ट्रांसफर, यानी कितना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो लिक्विड और जो गैसेस हैं वो किस तरह से मिक्स होती हैं। इट इन्वॉल्व्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन एंड फ्लूइड मोशन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि फ्लूइड का मोशन होता है, फ्लूइड ट्रांसफर होने के साथ में उसमें कंडक्शन भी होता है। हमारा कन्वेक्शन फिनोमेना जो है दो टाइप की होगी, पहले तो होगी फ्री या फिर नेचुरल कन्वेक्शन होगी। फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन अकर्स व्हेन द फ्लूइड circulate by virtue of the natural difference in the densities of the hot and cold fluid। यानी कि जो नेचुरल कन्वेक्शन होगा, जो फ्री कन्वेक्शन होगा, उसमें क्या होगा, वो तब होगा जब जो हमारा हॉट और जो कोल्ड फ्लूइड होता है, यानी कि जो गर्म फ्लूइड होगा और जो ठंडा फ्लूइड होगा, यानी कि गर्म गैस और ठंडी गैस दोनों में जो है डेंसिटीज का अंतर होता है, यानी कि अपने आप दोनों में जो फ्लूइड ट्रांसफर होगा, दोनों में जो मूवमेंट होगा वो अपने आप होगा, नेचुरली होगा, बिना किसी फोर्स के। तो वो जो है नेचुरल कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन होता है। द डेंसर पोर्शन ऑफ द फ्लूइड मूव्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेटर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। डेंसर पोर्शन होगा वो नीचे की ओर आ जाएगा, यानी कि डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, वो नीचे की ओर आ जाएगा। ज्यादा घनत्व वाला जो फ्लूइड है वो भारी होगा, भारी की वजह से वो नीचे आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से, एज कम्पेयर्ड विद द फोर्स ऑफ लेस डेंस। जो हाई डेंसिटी वाला होगा वो नीचे की ओर आ जाएगा और लेस डेंसिटी वाला जो होगा, यानी कि जिसका घनत्व कम होगा, वो ऊपर की ओर चला जाएगा। फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, ये फोर्स कन्वेक्शन व्हेन द वर्क इज डन टू द ब्लो ऑफ पंप द फ्लूइड, यानी कि इट इज सेट टू द फोर्स कन्वेक्शन। मतलब काम दोनों का एक ही है, बस क्या है कि नेचुरल कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन में जो है अपने आप जो है गैसेस बह रही हैं हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी की वजह से, जबकि फोर्स कन्वेक्शन में जो है हमको पंप लगाना पड़ रहा है। हम पंप लगा के इसको जो है जब हम हवा को ब्लो करा रहे हैं, यानी कि हवा हमारी बह रही है पंप की वजह से, तो उसको फोर्स कन्वेक्शन कहा जाता है, यानी कि हमको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही है फोर्स कन्वेक्शन में। ये देखिए, पहले नेचुरल कन्वेक्शन की बात करते हैं। ये देखिए नेचुरल कन्वेक्शन।
ये जो नेचुरल कन्वेक्शन है इसमें हमारा ये हॉट एग रखा हुआ है। जब हम ये हॉट एग जो है, तो इस हॉट एग के पास में जितनी भी एयर होगी, यानी कि इसके कांटेक्ट में जितनी भी एयर होगी वो गर्म हो जाएगी, है ना। जब इसके जो कांटेक्ट में जितनी भी एयर होगी आसपास में, तो वो गर्म हो जाएगी। अब वो जब गर्म हो जाएगी तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि उसका घनत्व कम हो जाएगा। उसका घनत्व कम हो जाएगा यानी कि मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल दूर दूर होने से क्या हो जाएगा कि हल्की हो जाएगी वो गैस, हल्की हो जाएगी। हल्की होने की वजह से वो गैस फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी, है ना, ऊपर की ओर चली जाएगी। हल्की होने की वजह से वो गैस चली जाएगी ऊपर की ओर, चली गई, है ना। चलिए ठीक है। क्यों चली जाएगी ऊपर की ओर? क्योंकि जो मतलब जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल जो भी इस हॉट एग के कांटेक्ट में आए हैं, है ना, उन मॉलिक्यूल में एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तापमान ज़्यादा हो जाएगा। तापमान ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो वाइब्रेट तेज तेज, यानी कि मूवमेंट उनका तेज हो जाएगा, है ना। जब मूवमेंट तेज हो जाएगा तब गैस की डेंसिटी भी कम हो जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो उसके बाद में गैस जो है हल्की हो जाएगी, हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। अब हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी तो यानी, लेकिन जो गैस नीचे से जो गैस ऊपर उठी है तो यहाँ पर खाली जगह हो गई। तो जब यहाँ की गैस ऊपर चली गई तो यहाँ पर जगह भरने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर जगह भरने के लिए जो हमारी ठंडी गैस है, ठंडी गैस इस जगह पर आ जाएगी दोबारा से। ठंडी गैस इस जगह पर आ जाएगी, फिर ठंडी गैस यहाँ पर आकर दोबारा इस हॉट एग के कांटेक्ट में आएगी। दोबारा ठंडी गैस जब इस गर्म अंडे के कांटेक्ट में आएगी तब फिर उस गैस का टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा। जब फिर से बढ़ जाएगा तो वो फिर से ऊपर की ओर चली जाएगी। तो इस तरह से ये जो है एक साइकिल, इस तरह का ये साइकिल चलता रहेगा, यानी कि जो हमारी गर्म गैस है वो ऊपर चलती रहेगी और हमारी ठंडी गैस नीचे से आती रहेगी, हॉट गर्म वस्तु की कांटेक्ट में आकर गर्म हल्की होकर ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से ये फिनोमिना अपने आप ही चलता रहेगा। तो इसलिए इसे नेचुरल कन्वेक्शन कहा जाता है, क्योंकि अपने आप ही चलेगा। और इसमें क्या है, फोर्स कन्वेक्शन में क्या है? फोर्स कन्वेक्शन में हम मान लीजिए पंखा लगाते हैं, पंप लगाते हैं, और इस पंप की सहायता से हम इसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं। ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा यानी कि ठंडी गैस आ रही है, और ठंडी गैस जब इस गर्म अंडे के कांटेक्ट में आएगी, यानी कि इधर इतने पोर्शन में जो हमारी गैस इस अंडे के कांटेक्ट में आई होगी वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी, है ना। जब वो गर्म हो जाएगी यानी कि इस अंडे से जो है एनर्जी ले लेगी, अंडे से जो है तापमान टेम्परेचर ले लेगी, हीट ले लेगी। जब इस अंडे से हीट ट्रांसफर होगा उस गैस की ओर तो फिर गैस की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह का क्या हो गया, ये फोर्स कन्वेक्शन हो गया, है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर कन्वेक्शन करा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगाकर यानी कि कन्वेक्शन करा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम जो है यहाँ पर फ्लूइड को मूव करा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह की ओर। जबकि हमारा इसमें क्या था, नेचुरल कन्वेक्शन में इसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे थे, अपने आप ही हमारा फ्लूइड जो है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, अब समझ में आया फोर्स कन्वर्शन और नेचुरल कन्वर्शन। रेडिएशन, देखिए रेडिएशन की बात हो रही है। रेडिएशन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू स्पेस और मैटर बाय मींस ऑफ अदर देन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। यानी कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के अलावा जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है वो होती है रेडिएशन। मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन के अलावा कैसे हीट ट्रांसफर होती है, चलिए आगे देखते हैं भैया कैसे होती है।
रेडिएशन हीट थ्रू एज रेडिएशन हीट थॉट ऑफ एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और क्वांटा, यानी कि रेडिएशन में हीट हमारी कैसे ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। देखेंगे कैसे ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हमारी हीट ट्रांसफर होती है। एन एमिनेशन ऑफ द सेम नेचर एज लाइट एंड रेडियो वेव, यानी कि जैसे हमारी लाइट ट्रांसफर होती है और जो रेडियो वेव ट्रांसफर होती हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं ये, उसी तरह से इसी फॉर्म में हमारी हीट भी ट्रांसफर होती है। जब इस फॉर्म में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हीट ट्रांसफर होती है तो उसी को हम रेडिएशन कहते हैं। फिर क्या कह रहा है आगे कि ऑल बॉडीज रेडिएट हीट, सो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन अकर बिकॉज ऑफ द हॉट बॉडी एमिट्स more heat than the receivers and the cold body receive more heat than the emits। मतलब क्या कह रहा है, मतलब कह रहा है कि हमारी जितनी भी वस्तुएं होती हैं सारी ही वस्तुओं से हमारी जो हीट है वो रेडिएशन से ट्रांसफर होती है। यानी कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होता ही है, जितनी भी वस्तु होती हैं सब वस्तुओं का कुछ ना कुछ ताप तो होता ही है भाई साहब, कुछ टेम्परेचर तो होगा ही। तो कुछ टेम्परेचर होगा तो वो हीट ट्रांसफर भी करेंगी, यानी कि जब किसी वस्तु में कुछ टेम्परेचर होगा और कोई दूसरी वस्तु ऐसी जरूर होगी जिसमें कि कम टेम्परेचर होगा, तो वो अपनी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफर करेगी। जब हीट ट्रांसफर करेगी तो कैसे करेगी भाई साहब, कॉन्टेक्ट में भी नहीं है, वो दूसरी वस्तु है उसकी कांटेक्ट में तो है नहीं, कांटेक्ट में होती तो कंडक्शन से ट्रांसफर कर देती। जब दूर है तो दूर में कैसे ट्रांसफर करेगी, रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर करेगी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ट्रांसफर करेगी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। जैसे कि लाइट आती है, लाइट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, उसी तरह से अब ये यहाँ पर हमारा रेडिएशन में हीट भी ट्रांसफर होगी जब हमारी दो वस्तुएं आपस में किसी कांटेक्ट में नहीं है, काफी दूर दूर है दोनों वस्तुएं, मतलब दोनों वस्तुएं दूर दूर है, किसी कांटेक्ट में नहीं है, तब हमारी हॉट बॉडी से जो है हीट ट्रांसफर होगी कोल्ड बॉडी की ओर। यानी कि ये जो है हीट हमेशा उत्सर्जित करेगी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एमिटर बोलते हैं। जो हमारी बॉडी है इसको एमिट ये जो है हीट ट्रांसफर करेगी। अब ये जो हीट ट्रांसफर करेगी, यानी कि मान लीजिए इसका टेम्परेचर ज्यादा है तभी तो हीट ट्रांसफर करेगी, तो जब ये इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये एमिट करेगी। असल में ट्रांसफर कैसे करेगी, एमिट करके, यानी कि रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर करेगी। तो ये अपनी जो है हीट को एमिट करेगी, उत्सर्जित करेगी, सॉरी, हाँ, हीट को जो है उत्सर्जित करेगी। ये जो गर्म जो हमारी वस्तु है, हॉट बॉडी जो है, ये अपने हीट को उत्सर्जित करेगी, यानी कि ताप को उत्सर्जित करेगी। जब ये उत्सर्जित करेगी तो जो दूसरी वस्तु होगी जिसका कि ताप कम होगा, वो क्या करेगी, इस उत्सर्जित की हुई जो ताप होगा उसको जो है अपनी ओर लेगी, यानी कि उस उत्सर्जित की हुई टेम्परेचर को रिसीव करेगी। ठीक है, रेडिएशन के थ्रू। चलिए इतना समझ में आ गया अब रेडिएशन क्या होता है। ये हॉट बॉडी की बात कर रहा है कि जब हमारी हॉट बॉडी होगी एमिट मोर हीट देन द रिसीव, यानी कि जो हमारी गर्म वस्तु है, मान लीजिए कोई हमारी गर्म वस्तु है, ये जो है टेम्परेचर का उत्सर्जन ज्यादा करेगी, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन ज्यादा करेगी, यानी कि जो है हीट का उत्सर्जन ज्यादा करेगी, जबकि रिसीव कम करेगी ये, है ना, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। जब टेम्परेचर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि हीट का उत्सर्जन ही करेगी ज्यादा, रिसीव तो कम ही करेगी, यानी कम ही ऊष्मा लेगी कम, लेकिन उत्सर्जित ज्यादा करेगी। जबकि हमारी जो कोल्ड बॉडी है,
दूसरी बॉडी है, मान लो ये कोल्ड है, तो जो हमारी जो कोल्ड बॉडी है ये क्या करेगी, ये जो है ऊष्मा को लेगी ज्यादा, है ना, यानी कि काफी ऊष्मा को लेगी। कैसे लेगी, रेडिएशन के द्वारा, और निकालेगी कम ऊष्मा, यानी कि रेडिएट जो है उत्सर्जित कम ऊष्मा करेगी जबकि लेगी ज्यादा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब radiation energy being electromagnetic radiation requires no medium or propagation and will pass through the vacuum यानी कि जो हमारी हीट है, मतलब कि जो रेडिएशन एनर्जी है वो उसको ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायर नहीं है, मतलब कि कोई भी मीडियम नहीं चाहिए रेडिएशन करने के लिए एनर्जी को। यानी कि बॉडी है, बॉडी एक दूसरे से, ये दो बॉडी है, अब ये दो बॉडी एक दूसरे से काफी दूर है, काफी दूर है, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, एक किसी कोई मीडियम नहीं है इनके बीच में। ठीक है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है इनके बीच में, यानी कि आपस में एक दूसरे टच होने की जरूरत नहीं है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ये बिना किसी मीडियम के आपस में हीट ट्रांसफर कर रहेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए। चलिए ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएंट हीट in general are similar to those of light। क्या कह रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएंट हीट इन जनरल आर सिमिलर टू दोज ऑफ लाइट, सम ऑफ प्रॉपर्टीज आर, यानी कि जो रेडिएशन की जो प्रॉपर्टी है, रेडिएंट हीट की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो हमारी ऊष्मा जो रेडिएशन के जरिए जो ट्रांसफर होगी उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो लाइट की प्रॉपर्टीज के समान है ना। आइए देखते हैं कैसे है। जैसे कि देखिए ये है कि इट डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम फॉर इट ट्रांसमिशन, मतलब जैसे कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह से रेडिएशन हीट ट्रांसफर में भी ताप को, ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है ना। अगला क्या है, रेडिएंट हीट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एंड ओबेज द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रेडिएंट हीट जो है हमारी वो क्या करती है कि सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि हमारा प्रकाश है, जैसे कि प्रकाश है, अपवर्तन का प्रकाश जो है हमारा अपवर्तन के नियमों का पालन करता है, यानी कि रिफ्लेक्शन उसमें भी होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जब किसी सरफेस पर प्रकाश पड़ता है तो रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है ना, ये सब होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, परावर्तन के नियमों का पालन करता है, इसी रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसी तरह से ये जो है रेडिएशन में भी जो हमारी हीट है वो लाइट की तरह ये भी जो है रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करती है। यानी कि जब हमारा रेडिएशन हीट में भी जो हमारी हीट है किसी वस्तु की सरफेस पर पड़ेगी तब उसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसमें कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। ये हीट की कंडीशन में भी होगा। और इट ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो हमारी हीट है, जो हमारी ऊष्मा है, रेडिएशन में लाइट की स्पीड से ही ट्रांसफर होगी, यानी कि लाइट के वेग से ही ट्रांसफर होगी। मतलब जो हमारा ऊष्मा का स्थानांतरण है वो जो हमारे प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश के वेग से ही ऊष्मा का भी स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो यानी कि जो लाइट की वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से हीट भी हमारी ट्रांसफर होगी। फिर क्या है, लाइक लाइट इट शोज इंटरफेरेंस, like light it shows interference, diffraction and polarization etc। यानी कि जो हमारी लाइट है
like light it shows interference, diffraction and polarization etc. यानी कि प्रकाश की तरह हमारा जो ऊष्मा है ये भी जब रेडिएशन से ट्रांसफर होती है तब इंटरफेरेंस शो करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है, पोलराइजेशन शो करती है। इंटरफेरेंस क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। इंटरफेरेंस में ये हमारी when two or more light wave are travel through the medium through a medium it superimposes, यानी कि जब हमारे कोई भी दो लाइट वेव एक ही मीडियम में स्पेस करती हैं तो फिर ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर। और फिर क्या है, एंड दिस सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट वेव इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस। बस यही जो हमारा सुपरपोजिशन है लाइट का, बस यही जो इंटरफेरेंस कहलाता है। और दूसरा क्या है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए डिफ्रैक्शन ये होता है वेव का डिफ्रैक्शन कि जब हमारी जो लाइट वेव है उसको किसी मतलब गैप से गुजारा जाता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर एक वाइड गैप है, यानी कि अच्छा खासा गैप है यहाँ पर। इस गैप से जब हमारी लाइट वेव गुजर रही है और यहाँ पर बहुत ही नैरो गैप है ना, इस नैरो गैप से हमारी लाइट वेव गुजर रही है। तो जब हमारी इस गैप से वेव्स को गुजारा जाता है तो बस यही जो है डिफ्रैक्शन कहलाता है। और अगला क्या था, पोलराइजेशन। देखिए पोलराइजेशन में क्या है कि ये देखिए पोलराइजेशन में ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। अब यानी कि दो वेव हैं, ये जो है हमारी अनपोलराइज्ड रेडिएशन है, यानी कि अनपोलराइज्ड वेव है, और यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड वेव है पोलराइजेशन के बाद में जो हमारी वेव है। देखिए क्या होता है इसमें कि जो हमारी ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो वेव है, ये देखिए इस तरह से ट्रेवल कर रही है, और जो हमारी मैग्नेटिक वेव है वो इस तरह से ट्रेवल कर रही है। यही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। जब ये दोनों इस तरह से ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेव और ये दोनों आपस में जो है एक साथ ट्रेवल कर रही हैं। ट्रेवल करने के बाद में फिर क्या होगा कि इनको एक पोलराइजर से गुजारा जाएगा। पोलराइजर से गुजारने के बाद में मान लीजिए पोलराइजर में इस तरह का गैप है, तब इससे जो है यही वाली वेव जो है सिर्फ ट्रांसफर हो पाएगी, और ये जो मैग्नेटिक वेव है ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो एक ही वेव सिर्फ रह गई और एक वेव नहीं हुई, है ना, तो ये पोलराइज्ड हो गई इसकी। ठीक है, देखिए सब में एक ही वेव ट्रांसफर हो रही है, एक वेव नहीं आई है, तो यानी कि ये पोलराइज्ड हो गई। चलिए ठीक है, अब ये भी समझ में आ गया पोलराइजेशन क्या है और इंटरफेरेंस और ये सब क्या है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। The wavelength of the heat radiation is longer than that of the light wave, hence they are invisible to the eyes। यानी कि जो हमारी ऊष्मा है, ऊष्मा की जो वेवलेंथ होती है वो प्रकाश की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, इसीलिए ये हमको जो है अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि लाइट हमें दिखाई पड़ती है ना। देखिए ये एक एग्जांपल आ गया, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट जल रही, यहाँ पर आग जल रही है, टेम्परेचर है। अब यहाँ पर क्या है, इस आग के पास में हमने एक ये रॉड रख दी। जब हम इसके पास में ये रॉड लाए हैं तो इस रॉड का एक सिरा गर्म हो गया। एक सिरा गर्म होके, क्योंकि सॉलिड है, इसमें मॉलिक्यूल होंगे, लेटेंट वाइब्रेशन होगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होगा। इसके जरिए यहाँ पर जो है हीट इस पोर्शन से इस पोर्शन की ओर ट्रांसफर हो जाएगा आराम से ना। इस पोर्शन से इस पोर्शन की ओर हीट जो है ट्रांसफर होने लगेगी कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, और इसी तरह से देखिए ये कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर हीट जल रही है, ऊष्मा है यहाँ पर, कि यहाँ की जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी, गर्म होके इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। हल्की होने की वजह से ये ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, हल्की होने की वजह से ये हवा ऊपर की ओर जाएगी, और यहाँ पर जो है दूसरी जो ठंडी हवा होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कन्वेक्शन की साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, कन्वेक्शन की ये इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। यहाँ से हमारी गर्म हवा गई ऊपर से घूम के फिर ठंडी हवा यहाँ से आ गई नीचे। ठीक है, ये कन्वेक्शन हो गया। कन्वेक्शन के जरिए यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पर अब ये जो है ये रेडिएशन के थ्रू हो रही है। यहाँ पर ना तो कंडक्शन हो रहा है ना ही कन्वेक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए यहाँ पर जो है हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, विदाउट एनी मीडियम।
देखिए मीडियम की ज़रूरत यहाँ पर भी है, कंडक्शन में भी है, और मीडियम की खैर यहाँ पर तो नहीं है ना। मीडियम की ज़रूरत देखिए कंडक्शन में भी है, और मीडियम की ज़रूरत जो है कन्वेक्शन में भी है, दोनों में मीडियम की ज़रूरत है। लेकिन रेडिएशन में मीडियम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए एक एग्जांपल ये है, यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो है हीटर है। अब हीटर जो है रेडिएशन के थ्रू हीट दे रहा है इधर से उधर। जब ये पेन मान लीजिए हीटर के ऊपर है, हीटर के कांटेक्ट में नहीं है, तब रेडिएशन के थ्रू गर्म होगा। अगर ये इसके टच में आ जाएगा तो फिर कंडक्शन के थ्रू यहाँ से गर्म होगा, है ना। अगर ये हीटर से ऊपर रहेगा तब तो रेडिएशन के थ्रू गर्म होगा ना, और लेकिन अगर ये हीटर के ऊपर टच हो जाएगा तब कंडक्शन के थ्रू यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी। और ये जो पार्ट है हमारे मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ का जो वाटर है, ये पहले गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। जो पानी है ये वाला, ये हल्का हो जाएगा। हल्का होने की वजह से ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि हल्का पानी ऊपर की तरफ, गर्म पानी ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। और जो ठंडा पानी है, जो कि भारी पानी होगा, वो नीचे की ओर आता जाएगा, है ना। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की ओर आता जाएगा। तो इस तरह से ये होता जाएगा, है ना। ये जो हो रहा है, ये हो रहा है कन्वेक्शन। ठीक है, ये है कन्वेक्शन। और रेडिएशन तो समझ ही गए कि अब यहाँ से कॉइल से इधर उधर जो निकलेगी, कॉइल से जो एनर्जी निकलेगी बिना किसी के टच हुए, तो वो रेडिएशन के थ्रू निकलेगी। और ये कंडक्शन के थ्रू यहाँ से, यानी कि ये पोर्शन गर्म है, पूरा पूरा का पूरा पोर्शन गर्म है, तो यहाँ से धीरे धीरे कंडक्शन के थ्रू हैंडल में भी हमारा ऊष्मा जो है ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी हो गया। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको आगे ही ट्रांसफ़र कंटिन्यू करनी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को। चलिए, गुड बाय।